वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, अब कंटिन्यू करते हैं हम उसके आगे। तो वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एथिक्स और मॉरल्स के बीच जो कन्फ्लिक्ट वाले केसेस होते हैं। तो जो केस हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, केस 2 लॉयर एंड क्लाइंट का था। उसमें हम देख रहे थे एज ए लॉयर एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे अपने क्लाइंट को आपको डिफेंड करना होता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। दूसरी तरफ लॉयर भी एक पर्सन होता है एंड एज एन इंडिविजुअल उसकी कुछ मॉरलिटी हो सकती है, ठीक है। तो एज एन लॉयर आपकी प्रोफेशनल एथिक्स से अपने क्लाइंट का बचाव करना, और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन पे हों जहाँ पे वो लॉयर एज ए पर्सन क्या सोचता हो, एज ए पर्सन की कॉन्साइंस या अंतरात्मा या उसकी मॉरल्स नैतिकता ये कहती हो कि रेपिस्ट को सीवियरली पनिश किया जाना चाहिए। अब हमने देखा था कि जब ऐसे कन्फ्लिक्ट के केसेस होते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या था। जैसे इस केस में सोल्यूशन क्या होगा कि लॉयर को अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अपने क्लाइंट को टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने लॉयर का प्रोफेशन फर्स्ट प्लेस में चूज किया है। तो जब तक आपका प्रोफेशन है लॉयर्स का, आपने उस केस को एज ए डिफेंस लॉयर आप अपॉइंट किए गए हो, तब तक आपको अपने लॉयर का प्रोफेशनल एथिक्स या जो पेशेगत नीति शास्त्र है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कॉन्साइंस अलाउ नहीं करती है तो आप केस छोड़ दीजिए, आप वो प्रोफेशन छोड़ दीजिए। अदरवाइज जब तक आप उस प्रोफेशन में हैं, जब तक आप उस केस को हैंडल कर रहे हैं, तब तक आपको अपने क्लाइंट का बचाव करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, जहां पे सिविल सर्वेंट को लोक सेवक के समक्ष एज ए डिसीजन मेकर उसके पास एथिक्स और मॉरल्स की कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इस सिचुएशन में एज ए डिसीजन मेकर, एज ए सिविल सर्वेंट, वो सल्यूशन क्या होगा उसके लिए, कैसे वो इस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से आगे निकलेगा। तो देखते हैं। एज ए सिविल सर्वेंट आपका एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें आपको बताया जाता है क्या, प्रोफेशनल एथिक्स आपको क्या बताएगी, या कोई भी एथिक्स आपको क्या बताती है। एथिक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपको सही या गलत के मानक आपको बताता है एथिक्स। तो आपका प्रोफेशन हो सकता है वो। तो एज ए प्रोफेशनल एथिक्स सिविल सर्वेंट की उसको बताएगी कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें सही हैं, और ये चीज़ें एज ए सिविल सर्वेंट आपको नहीं करनी है। तो उसमें से एक चीज़ जो एज ए सिविल सर्वेंट आपको ध्यान रखनी होती है, करनी होती है, वो है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, ठीक। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपका प्रोफेशनल एथिक्स है कि नो मैटर व्हाट, कांग्रेस आए रूलिंग पार्टी बन जाए या भाजपा रूलिंग पार्टी बन जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शासन में आती है, तो उसकी नीतियों को आपको टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इंप्लीमेंट करना होता है, और जो एडवाइस देनी होती है उसको भी आप पूरी तत्परता से आप एडवाइस दोगे, और पूरी तत्परता से जो नीतियां बनी हैं उसका क्रियान्वयन करोगे। आपको राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है एज ए सिविल सर्वेंट। बट वो सिविल सर्वेंट भी तो एज ए पर्सन भी तो कुछ उसकी पहचान है। एज एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में जो उसकी कॉन्साइंस है, उसकी अंतरात्मा है, वो मे भी उससे क्या कहती हो, वो ये कहती हो कि करप्ट शैल नॉट रूल। जो भ्रष्टाचारी हैं वो शासन में नहीं आने चाहिए, ठीक है। जिनका आचरण भ्रष्ट है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो रूलिंग पार्टी नहीं बननी चाहिए। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपके लिए यहां पे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई। अब मान लीजिए ऐसी ही कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आप जिसको मानते हैं कि वो भ्रष्ट है, करप्ट है, बट लोगों ने उसको चुन लिया और वो शासन में आ गई, तब आपके लिए यहां पे कंफ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई। कैसे? जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपसे क्या बोलता है, आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आपको 100% पॉलिसीज का इंप्लीमेंट करना है और 100% करेक्ट एडवाइस देनी है, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है और ये शासन में आ गई है, ठीक। तो आपके लिए कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई कि आप कैसे, आपका क्या वे आउट रहेगा,
क्या ऐसी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी जो शासन में आ गई, ठीक है, आप मानते हैं कि ऐसी पार्टी शासन में नहीं आनी चाहिए, ऐसी अगर पार्टी शासन में आ गई तो क्या उसके द्वारा बनाई गई नीतियों को आप उसका पालन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? ठीक, तो ये कन्फ्लिक्ट है आप में। इंडिविजुअल मोरालिटी आपसे बोलती है नहीं, बट प्रोफेशनल एथिक्स आपसे बोलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए आपको वैसे ही काम करते रहना है। तो यहां पे भी आपके लिए वे आउट क्या रहेगा? आपकी प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को फर्स्ट प्लेस पे चूज किया है। आपने जब आप सिविल सर्वेंट बने थे तो आपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे सिग्नेचर किया है, आपने वहां पे अपनी संतुति दी है, आपने बोला है कि हाँ जो कुछ भी कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्वेंट का होता है उसमें से जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी एक पार्ट है उस सब का मैं पालन करूंगा। तो अगर आपने वहां पे बोल रखा है कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करूंगा, तो जब कभी भी कोई भी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तो आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स को ही पालन करना होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताए। कौन कौन से केसेस थे? मैंने पहला केस आपको बताया जहां पे डॉक्टर पेशेंट वाला केस था, जहां पे उसकी प्रोफेशनल एथिक्स और इंडिविजुअल मोरालिटी कंफ्लिक्ट में आ रही थी। फिर मैंने लॉयर क्लाइंट वाला बताया जहां पे भी उसकी प्रोफेशनल एथिक्स इंडिविजुअल मोरालिटी कंफ्लिक्ट में आ रही थी। फिर मैंने सिविल सर्वेंट के केस में बताया जहां पे उसकी प्रोफेशनल एथिक्स उसकी इंडिविजुअल मोरालिटी के कंफ्लिक्ट में आ रही है। और ये तीनों केस कैसे हैं? ये तीनों केस ऐसे हैं जहां पे एज ए पर्सन, एज ए सिविल सर्वेंट या एज ए डॉक्टर या एज ए लॉयर आपको एथिक्स को प्रिवेल कराना है, आपको एथिक्स को, नीति शास्त्र को अपर हैंड में रखना है। ठीक है, अब हम टाइप 2 के केसेस देखेंगे जिसमें जो एथिक्स वर्सेस मॉरल्स की कंडीशन आने पे, सिचुएशन अराइज होने पे एज ए डिसीजन मेकर आपको मॉरल्स को प्रिवेल कराना है। तो चलते हैं टाइप 2 के केसेस में। आप इस स्लाइड को थोड़ा सा इसके गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, देखते हैं इसको। वो केसेस जहां पे एथिक्स वर्सेस मॉरल की सिचुएशन होने पे मॉरल्स प्रिवेल होने चाहिए, मॉरल्स अपर हैंड में होने चाहिए। ठीक है, तो केस 1 है आपका ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक के केस में रिलीजियस एथिक्स, धार्मिक नीति शास्त्र आपसे क्या बोलता है? धार्मिक नीति शास्त्र कहता है कि ट्रिपल तलाक सही है, ट्रिपल तलाक इज राइट, बट जिस महिला के ऊपर ट्रिपल तलाक हुआ, जिसको ट्रिपल तलाक दिया गया, उसकी कॉन्साइंस या उसकी जो इंडिविजुअल मोरालिटी है वो क्या कहती है? वो कहती होगी कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लैंगिक समानता होना चाहिए, जेंडर जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, लैंगिक न्याय होना चाहिए, और उस लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के आधार पर ट्रिपल तलाक को मेरी कॉन्साइंस, मेरी अंतरात्मा गलत पाती है। ठीक है, तो रिलीजियस एथिक्स उससे क्या बोल रहा है कि ट्रिपल तलाक सही है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उससे क्या बोल रही है कि ट्रिपल तलाक गलत है। तो अब ये कंफ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई। वे आउट क्या हो गया? वे आउट में आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी एथिक्स वाला जो पार्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभावपूर्ण हो या रिग्रेसिव हो, जो आपको पुराने समय में ले जाती हो, जो आपको साइंस और रीजन से दूर ले जाती हो। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी एथिक्स होगी जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो रिग्रेसिव हो, तो आप ऐसी एथिक्स को पालन, इसका फॉलो आप नहीं करेंगे। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? जो रिलीजियस एथिक्स जो कि ट्रिपल तलाक जैसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को राइट स्टैब्लिश करती है, आप कन्फ्लिक्ट सिचुएशन होने पे आपके मॉरल्स जब इससे कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो आप किसको प्रिवेल करोगे? आप अपने मॉरल्स को प्रिवेल करोगे। क्यों? क्योंकि एथिक्स यहां पे क्या है? रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है, पीछे ले जाती है आपको, डिस्क्रिमिनेटरी है, महिला और पुरुष में भेदभाव करती है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तब मॉरल्स वहां पे प्रिवेल करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ और केसेस हम देखते हैं।
यह है आपका वीमेंस एंट्री इन टेम्पल्स, महिलाओं का मंदिर में प्रवेश। सबरीमाला का मुद्दा बहुत चला था, ठीक। तो जैसे देखिए मैंने जीएस पेपर 4 की स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था कि जीएस पेपर 4 इज ऑल अबाउट लिंकेजेस। आप कितना एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं उतनी बेहतर आपकी समझ बनेगी। तो सबरीमाला मंदिर के हिसाब से इसको हम देखते हैं, कन्फ्लिक्ट जो एथिक्स और मॉरल्स का होता है कि वीमेंस एंट्री इन टेम्पल्स, महिलाओं का मंदिर में प्रवेश। अब महिलाओं का मंदिर में प्रवेश के संदर्भ में जो रिलीजियस एथिक्स है, ठीक, जो धर्म आपको राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, ठीक। तो धर्म का ट्रिपल तलाक के संदर्भ में राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड क्या है, क्या मानता है धर्म, क्या मानता है ट्रिपल तलाक के संदर्भ में? धर्म महिलाओं को टेम्पल्स में एंट्री के संदर्भ में क्या कहता है? वो कहता है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेंस हैं उनको टेम्पल का जो सैंक्टम होता है, जो गर्भगृह होता है, उसमें एंट्री देना क्या है, गलत है। तो आपका रिलीजियस एथिक्स क्या बोलता है कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेंस हैं उनका मंदिरों में प्रवेश मिलना गलत है। रिलीजियस एथिक्स इसको गलत ठहराता है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल मोरालिटी, उस वीमेन जिसको उस मंदिर में एंट्री नहीं दी गई, उसकी खुद की कॉन्साइंस, अंतरात्मा, उसके खुद के मॉरल्स, उससे क्या बोलते हैं? जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। उसकी अंतरात्मा मानती है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को भगवान की पूजा करने का समान अधिकार है। अगर पुरुष को भगवान की पूजा करने का अधिकार है मंदिर में, तो महिलाओं को भी वर्शिप करने का इक्वल राइट होना चाहिए। तो उस महिला की कॉन्साइंस या उसके मॉरल्स उससे क्या बोलते हैं कि लैंगिक समानता होनी चाहिए या जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई, जहाँ पे एथिक्स कह रहा है कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट उसकी कॉन्साइंस, उसके मॉरल्स कह रहे हैं कि महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। इस केस में भी सोल्यूशन क्या होगा? इस केस में भी आपको एथिक्स को फॉलो नहीं करना है, आपको मॉरल्स को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो एथिक्स है वो इस केस में कैसी है? रिग्रेसिव, डिस्क्रिमिनेटिव। आप देखिए वो मेंस एंड वीमेंस में क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। वो पुरुषों को तो इजाजत दे रहा है टेम्पल्स में एंट्री की, बट महिलाओं को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एथिक्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है, एथिक्स यहाँ पे रिग्रेसिव है। तो आप एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अपने आप को पाके, आप मॉरल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब कुछ और केस देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, एथिक्स वर्सेस मॉरल्स के, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको मॉरल्स को प्रिवेल कराना है। केस नंबर 3, होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता। तो समलैंगिकता के संदर्भ में एथिक्स राइट एंड रॉन्ग के क्या स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है? आपका धर्म समलैंगिकता के बारे में क्या बोलता है कि ये सही है या गलत है? जो रिलीजियस एथिक्स है वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या बोलता है? वो बोलता है ये गलत है। कोई भी अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो रिलीजियस एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो लीगल एथिक्स है, जो कानून आपको सही या गलत के स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, जो लीगल एथिक्स है वो भी सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी की धारा 377 वो क्या कहती है कि कोई भी अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो क्या होगा? गलत होगा। तो इस केस में चाहे वो रिलीजियस एथिक्स हो चाहे वो लीगल एथिक्स हो, दोनों होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं। दूसरी तरफ एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति से पूछिए, उसकी कॉन्साइंस, उसके मॉरल्स क्या बोलते हैं? उसके मॉरल्स उससे बोलते हैं कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यौन अभिविन्यास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति खुद चुने कि वो वो उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो किस तरफ है, वो होमोसेक्सुअल है, वो मैन है, वो वीमेन है, उसको चुनने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। एक मॉडर्न वर्ल्ड में, एक लिबरल वर्ल्ड में, एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो उसकी अंतरात्मा कहती है कि होमोसेक्सुअल होना कोई गलत बात नहीं है, सही है,
ऐसा अलाउ होना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई जहां पे जो लीगल और रिलीजियस एथिक्स है वो होमोसेक्सुअल को रॉन्ग ठहराती है और जो उस व्यक्ति की कॉन्साइंस है वो होमोसेक्सुअलिटी को सही ठहराती है। इस केस में भी वे आउट या सोल्यूशन क्या होगा? इस केस में भी आपको इन एथिक्स को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये एथिक्स क्या है? रिग्रेसिव हैं, प्रतिगामी है, ये ह्यूमन डिग्निटी पे बेस्ड नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, भेदभाव करती हैं होमोसेक्सुअल्स के प्रति, इनका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। और केवल मात्र इसलिए कि जो समाज का एक मेजॉरिटी वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है, वो कहता है कि कोई चीज गलत है, मात्र इसलिए कोई चीज गलत नहीं हो जाती। ठीक है? तो क्योंकि मेजॉरिटी का ओपिनियन ये है कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, मात्र इसलिए होमोसेक्सुअलिटी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है? तो जो होमोसेक्सुअलिटी को गलत मानने वाली जो एथिक्स है वो रिग्रेसिव है, वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और मात्र इसलिए क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी वर्ग मानता है कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, वो होमोसेक्सुअलिटी गलत नहीं हो सकता, नहीं हो जाता। ठीक है? तो ऐसी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस में आपको मॉरल्स को प्रिवेल कराना है। यहाँ पे भी मॉरल्स प्रिवेल होगा। खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था उसके बाद सेक्शन 377 जो आईपीसी था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है? बट ये कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अभी कुछ टाइम पहले तक राइज होती थी जहाँ पे लीगल एथिक्स वर्सेस इंडिविजुअल मोरलिटी का ऐसा कन्फ्लिक्ट आ सकता था। खैर रिलीजियस एथिक्स और सोसाइटल एथिक्स तो अब भी है। अब भी लोग समाज में, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका धर्म हो, वो समलैंगिकता को उचित नहीं ठहराता। ठीक है? बट आपको क्या देखना है कि ये जो रिलीजियस एथिक्स है या आपकी जो फैमिली एथिक्स है वो रिग्रेसिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक? अब हमने दो टाइप के केसेस देख लिए। एथिक्स वर्सेस मॉरल्स के सिचुएशन में हमने दो टाइप के केसेस देख लिए। एक वो केसेस जहां पे आपको एथिक्स को प्रिवेल कराना था और एक वो केसेस जहां पे आपको मॉरल्स को प्रिवेल कराना था। तो दोनों टाइप के केसेस हमने देख लिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट कहता है, अभी हमने 6 केसेस देखे कॉन्फ्लिक्ट के जहां पे एथिक्स और मॉरल्स कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में थे। तो ये कहता है कि एथिक्स और मॉरल्स, ऐसा नहीं है कि एथिक्स और मॉरल्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभी स्लाइड नंबर 1 में क्या देखा था कि एथिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एथिक्स क्या है? एथिक्स स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग कौन प्रोवाइड करा रहा है? आपकी फैमिली, आपका धर्म, आपका एजुकेशन सिस्टम, समाज प्रोवाइड कराता है जब आपको राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड। समाज क्या होता है? समाज लोगों का समूह होता है जो एक लोग की राइट एंड रॉन्ग की जो स्टैंडर्ड होते हैं, दूसरे के जो राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड होते हैं, तीसरे के जो होते हैं। तो जो एक ग्रुप के राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आपका कुछ राइट एंड रॉन्ग का स्टैंडर्ड होगा, वो इंडिविजुअल करके एक जब पूरे ग्रुप का, एक समूह का राइट एंड रॉन्ग का एक स्टैंडर्ड बन जाता है तो उसी को हम एथिक्स बोल देते हैं। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज नथिंग बट एग्रीगेशन ऑफ मॉरल्स। तो ऐसा नहीं है कि एथिक्स और मॉरल्स हमेशा कन्फ्लिक्ट में ही होंगे। क्यों? क्योंकि एथिक्स होता क्या है? एथिक्स व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत नैतिकता है उसका संग्रह मात्र होता है। ठीक? तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कन्फ्लिक्ट में होंगे। फिर आपकी जो मॉरल्स हैं वो कैसे बनते हैं? हमने देखा था जो समाज राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, जब आपकी अंतरात्मा उनको इम्बाइब कर लेती है तो वो आपका मॉरल बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एथिक्स और मॉरल्स होता है वो कॉन्सोनेंस में पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नहीं पाया जाता है, वो संगति की स्थिति में पाया जाता है, कॉन्सोनेंस की स्थिति में पाया जाता है। तो संघर्ष की स्थिति तो बहुत कम केसेस में आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक दूसरे के साथ कॉन्सोनेंस की स्थिति में आते हैं। ठीक है? अब अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है और
एज ए डिसीजन मेकर आपको डिसीजन लेना है कि क्या प्रिवेल होना चाहिए, क्या एथिक्स प्रिवेल होनी चाहिए या मॉरल्स प्रिवेल होने चाहिए। तो ऐसी कन्फ्लिक्टिंग, ऐसी डिलेमा या दुविधा वाली सिचुएशन में आप अपने को पाते हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि क्या वे आउट, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, तो आपके लिए गोल्डन प्रिंसिपल है। और वो गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक उपबंध। तो जो आपका संविधान कहता है वही प्रिवेल करेगा। अगर आप एथिक्स वर्सेस मॉरल्स के सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको वे आउट नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए गोल्डन प्रिंसिपल है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें और ये आपको वे आउट प्रोवाइड करेगा। ये आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी का अधिकार पाता। ठीक, तो मान लीजिए आपको एक ऐसे डिसीजन मेकर सिचुएशन में डाला जाता है, जैसे मान लीजिए ट्रिपल तलाक वाली सिचुएशन थी, या सब मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वाला स्थिति था, तो वहाँ पे आपका धर्म कहता था मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी मोरालिटी कहती थी कि मंदिर में प्रवेश होना चाहिए महिलाओं का। एज ए डिसीजन मेकर आपसे ओपिनियन पूछा जा रहा है कि क्या वे आउट होता है, क्या वे आउट हो सकता है, तो आप वे आउट क्या देंगे? आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो गोल्डन प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 आपसे क्या बोलता है? इक्वलिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या बोलता है? देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो अगर समानता का अधिकार होना चाहिए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार है, तो महिलाओं को भी प्रवेश मिलना चाहिए, तो ये पे आउट हो जाएगा आपका। क्लियर? तो जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो ऐसी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस में, तो आपके लिए गोल्डन प्रिंसिपल होगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए जाके, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजंस हैं वो आपको वे आउट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स की रिलेशनशिप क्या है। ठीक, फिर हमने देखा एथिक्स और मॉरल्स की कन्फ्लिक्ट वाली कौन कौन सी केसेस बनते हैं। दो टाइप के केसेस, एक वो टाइप के केसेस जहां पे एथिक्स प्रिवेल करता है, एक वो टाइप के केसेस जहां पे मॉरल्स प्रिवेल करता है। फिर हमने देखा कि एज ए डिसीजन मेकर आपके लिए गोल्डन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, हमने देखा वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, मूल्यों की प्रकृति, नेचर क्या होता है, वैल्यूज की प्रकृति क्या होती है, वैल्यूज का नेचर क्या होता है, क्या वैल्यूज यूनिवर्सल होते हैं या वैल्यूज टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम वहां पे नेचर ऑफ वैल्यूज और कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और फिर से मैं एम्फेसाइज करता हूं कि आप लोग जीएस पेपर 4 को जितना एग्जाम्पल्स के थ्रू लिंक करने की कोशिश करेंगे, अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को लिंक करने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। और वही चीज़ एग्ज़ाम टाइम में जब आप वहाँ पे लिख रहे होंगे, मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब वही चीज़ आपके काम आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।